इस विषय पर जो वर्गीकरण और तमाम ये बात हो रही है, बाबा साहब ने क्या कहा था ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ये आरोप उनके ऊपर भी लगता था कि सारा महार खा गए। जैसे आजकल टर्मिनोलॉजी चला हुआ है कि यादव जाटव खा गए सब, कि जैसे कहीं बर्गर रखा हुआ है और गए और यादव बेटा इधर आ जाओ, जाटव बेटा इधर आ जाओ, ले खा लो। हाँ, ऐसा कुछ सिस्टम है। लोगों को भी पता नहीं है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, वो कितना प्रताड़ित होते हैं। बाबा साहब के ज़माने में भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जो लोग लड़ते नहीं हैं वो संघर्ष की परिभाषा क्या जाने। तो ऐसे काम ऑनेस्ट लोग ही चलाते हैं। हम लोगों ने एक रोस्टर की लड़ाई लड़ी थी। राजेंद्र पाल गौतम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सूरज जी बैठे हुए हैं, अनिल जैन साहब भी शायद होंगे या आने वाले होंगे। मैं तो ऑलरेडी नौकरी में था, सूरज जी नौकरी में थे और राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे, तो उस हिसाब से तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो रोस्टर जिससे लाखों लोगों का भला होगा या हो रहा है, हजारों लोगों का, जो SC ST OBC के लोग नौकरी कर रहे हैं या पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं। हम लोग लड़े हैं, नौकरी में रह के लड़े हैं। वो किसी एक जात के लिए लड़ा गया? मुझे तो ये पता भी नहीं है कितने लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में उससे नौकरी मिली होगी, किसी ने चाय भी नहीं पिलाया होगा। ये समाज इतना एहसान फरामोश समाज भी है। मैं खुल के कहता हूं, नाराज हो जाइएगा तो मैं मर्सिडीज थोड़ी मुझे दिए थे कि वापस ले लीजिएगा। इतना एहसान फरामोश है। यही अपर कास्ट के लोग करते हैं तो उसको तो क्या क्या कह के लोग सर पे उठा लेते हैं। यहां अपने जेब से नोट खर्चा करके अपने ऊपर मुकदमा लड़के आपकी लड़ाई लड़ी जाए और उसका आपको महत्व पता नहीं है, और बाद में आपस में कोई लड़ाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है साथियों, हमारे लोगों के बीच आजकल राजनीतिक चेतना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जिसको देखो सबको राजनीति करना है, सबको MLA बनना है, सबको नेता बनना है, MP बनना है, ये सब करना है, बाकी काम नहीं करना है। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है हमारा लोग। एक अकेले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से दोनों ज्वाइंट बना रहा है। अब देखिएगा, आप जाइए घूम के देखिए तो बाघ का, शेर का, चीता का फोटो लगा लगा के ऐसे पोस्टर छपवाता है कि जैसे सीधे अब दिल्ली के सिंहासन पर जाके काबिज होने वाला है। कुछ लोग सिंहासन पर इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं कि लगता है कि घर में बैठे हुए लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए। भाई साहब, आरक्षण पहले कटहल था, उसमें जगजीवन राम जब मंत्री थे और रेलवे में, और जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो एक जाति को नौकरी नहीं मिली थी। जो जो काबिल होता था, उठाओ भाई, कहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाओ। यहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं, बताएंगे कि एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिलती थी, 3-3 नौकरियां मिलती थी। अब आरक्षण जो है ना, बिजू आम हो गया। बिजू आम समझते हैं, इतना छोटा छोटा होता है, उसमें आम का रस कम होता है, गुठली ज्यादा होता है, और कुछ दिन बाद जो है ना वो रस भी खत्म हो जाएगा, खाली गुठली का गुठली बचा रहेगा। ये हालत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने आरक्षण की कोई लड़ाई ही नहीं ली, आपको फ्री में मिला है। और ये बात सही है कि आरक्षण की लड़ाई सबसे ज्यादा महारों ने लड़ी और डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, लेकिन वो क्या महारों के लिए लड़े थे? मेरे पास पेपर रखे हुए हैं, कई कागज लेके चलता हूं बैग में। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई ये महारों की नहीं है, ये महारों के लिए नहीं लड़ी गई है, भारत के तमाम अस्पृश्य समुदाय के लिए ये लड़ाई लड़ी गई है। हम लोग को फ्री में मिला, वो भी खत्म होते जा रहा है। कहीं आपने इतना बचा हुआ, फिर इतना बचेगा, बोलो इसी में हम लोग बांटेंगे। कोई भारत बंद रोजगार के सवाल पर, कोई भारत बंद शिक्षा के सवाल पर, कोई भारत बंद स्पेशल कंपोनेंट के नाम पर कभी चर्चा में है इस समाज में? आपके बच्चों को फेलोशिप नहीं मिल रहा है, जाके देखिए आउटसोर्सिंग हो गया है, जाकर देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मिनिस्ट्री में जाकर देखिए NGO काम कर रहे हैं और वहां पे आपके 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है समाज में। तो आने 10 साल इंतजार कीजिए, सब एक कागज में फ्रेम बनवा के, फ्रेम और सर्टिफिकेट दीवार पे टांगना पड़ेगा कि एक जमाना था जब हमें आरक्षण मिला था। कोई टेंशन नहीं है, कोई उबाल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे थे वही बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, हमें तो चौतरफा लड़ना पड़ता है। जो धर्म, जो संप्रदाय
हमें हीन देखेगा, भेदभाव करेगा, ऊंच नीच करेगा, सवाल उससे भी पूछा जाएगा, उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा, उससे भी लड़ा जाएगा। लेकिन हम अपने समाज को स्कॉट फ्री नहीं छोड़ सकते, फ्री नहीं छोड़ सकते। आलोचना इनकी भी होगी कि 40 साल से आप मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कौन सा अचीवमेंट है मुझे बताइए, कौन सा अचीवमेंट है? जो सरकारी बाबू लोग का संगठन है, करोड़ों करोड़ चंदा जा रहा है, अपनी नौकरी बचवा पाए अपने डिपार्टमेंट में? रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तमाम जगह है, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी कि निजीकरण के खिलाफ हम भारत बंद करेंगे? तो नहीं, जो प्राइमरी काम है उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? तब मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कुंजी छाप किताब लेके गांव गांव घूम रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, चंदा काट रहे हैं। अपनी नौकरी बचा लो, रिटायर तो हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, ये कभी ध्यान में आया? इस पर चर्चा हुई, बहस हुई? मैं कोई नेता नहीं हूं, ना आपसे वोट लेता हूं, ना चंदा लेता हूं। एक इतिहास के छात्र होने के नाते समीक्षा करता हूं। ब्राह्मणवाद मनुवाद से भी लड़ेंगे, लेकिन आपसे भी लड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को भी मांगो महारो, मांगो ढोर, चमार समुदाय, तमाम तरह से उनको चैलेंज मिलते थे, उनको लड़ना पड़ता था। तो हमारे समाज का अगर नेतृत्व इंटेलेक्चुअल नेतृत्व नहीं, हमारे समाज का नेतृत्व घिसे पिटे लोगों के पास है। सिर्फ मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। अगर उनके पास है तो इस समाज का जो हाल हुआ है, 15 साल 10 साल और ठहर जाइए, 10 साल ठहरिए। मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा मिशन मूवमेंट चला रहे हैं? शिक्षा बर्बाद हो चुका है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है हम जानते हैं, सरकारी दफ्तरों में क्या हालत है वो भी हम जानते हैं। क्लास 3 क्लास 4 आउटसोर्सिंग हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, कोई आंदोलन नहीं है। मिशन मूवमेंट चल रहा है, चला लो भैया। हमारे नेता और हमारे समाज के लोग, आप सब देखिए, मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली, मैं पूना में भी परसों बोला हूं, शनिवार को, आज भी कह रहा हूं कि आप लोग नींद में सपने मत देखिए, आंख खोल के सपने देखिए, रियलिस्टिक ड्रीम्स में आइए, जो रियल हम अचीव कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा था कि हम आरक्षण लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? कभी कहा, पढ़ा है कहीं आपने? कब कहा था कि आरक्षण हम लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? हमारे इधर कहावत है कि बाप मर गया अंधेरा में, बेटा के नाम पावर हाउस है। डॉक्टर अंबेडकर तो आरक्षण लेने वाला बने, उससे ज्यादा विद्वान है, उससे ज्यादा बड़े नेता है। यह सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, एकदम गलत बात है। जो मिला था वो भी खत्म हो रहा, सब खत्म हो गया। आईआईटी में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई सुखमुगाहट नहीं। क्या हम राजा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे तो एक दिन में सब ठीक कर लेंगे? ना राधा के 9 मन तेल होइए, ना राधा नची। किसी नेता को, बड़े बड़े नेता को किसी देखा है कि एक डेलीगेशन ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले? सुना है? आप लोग को भी गुदगुदी लगता है, रिटायरमेंट के बाद तुरंत एमएलए का टिकट चाहिए होता है। कभी जाके पावर स्ट्रक्चर के साथ, जो लुटियन जोन में एलीट बैठता है ना, जो जिमखाना क्लब में मैं कभी कभार जाता हूं, वो आप लोग को देख के हंसता है कि देखो फिर एक नया पार्टी आ गया, ये भी राजा बनेगा, ये भी हुक्मरान बनेगा। बोला एक काम करो, बजट में थोड़ा और काटो इसका पैसा, तुम राजा बन लेना तो अपना कर लेना। तो हर साल बजट कटौती हो जाती है। पहले अखबारों में छपता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्पेशल कंपोनेंट प्लान में इतने पैसे मिले। आजकल बजट जब आता है, कहीं आपको एक लाइन भी नजर आता है? एक लाइन कह रहा हूं मैं, एक लाइन। तो हमारा नेता भी, हमारा समाज भी एकदम भांग के नशे में कि राजा बन लेंगे तब कर लेंगे। तो ठीक तो हो रहा है, खत्म हो रहा है, बन लेना राजा तब कर लेना। तो राजा बनोगे तो राज सिस्टम चलाने के लिए, पीएम बनोगे तो पूरा सिस्टम चलाने के लिए बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेट, एक्सपर्ट चाहिए होंगे। बनाए एक्सपर्ट। अटॉर्नी जनरल कौन बनेगा बताओ, 5 नाम बताओ हमें। तो बेसिक फंडामेंटल काम जो जीरो से शुरू होता है, घर से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उस काम में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बात रूलिंग एलिट जानता है, और जानता है इसलिए आपको आपस में भिड़ा रहा है
केक का साइज बड़ा हो, नौकरियां ज्यादा हो, इसके लिए कोई हलचल है? कोई हलचल नहीं है। वो यूनिवर्सिटी से 2-4-10 लोग दिल्ली में बैठे 10 लोग हल्ला करते रहते, उससे कभी माहौल बन जाए तो बन जाए। कोई हलचल नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आप कम से कम डॉक्टर अंबेडकर, कभी उन्होंने कहा कि मैं राजा बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तब मैं अपने अछूतों के उद्धार के लिए काम करूंगा? कहां कहा? कहां कहा? नहीं कहा उन्होंने। वो वायसराय से मिलते थे, डेलीगेशन, साइमन कमीशन, बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साउथ बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते थे, मेमोरेंडम देते थे कि हमारे अछूतों का हमारा ये डिमांड है, हमारे पिछड़े वर्गों का ये डिमांड है। ये 5-5 मिनट वाला ये चनामृत वाला प्रसाद मत बंटवाओ, 5-5 मिनट तो अब रिदम टूट गया। वो पूरा डेलीगेशन, ये समझिए, मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखता, मैं आंख खोल के सपने देखता हूं कि मैं ये अचीव कर सकता हूं, मैं 3 साल में एक किताब लिख सकता हूं। ये नहीं दावा कर सकता कि मैं कार्ल मार्क्स बन जाऊंगा, अमर्त्य सेन बनूंगा। तो रियलिस्टिक ड्रीम्स देखिए। वो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, आजकल हमारे दलित लोग जो है ना, गांधी के हरिजन और क्या क्या दरिजन, ये सब आरएसएस संघ के स्कूल में बनता है। ये सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो सांप और नाग का अंतर क्या है बताओ जरा, पूछो तो अंतर नहीं बताएगा। तो सांपनाथ के जमाने में, जिसको सांपनाथ कहते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो कितने दलितों के बैंक थे जिसका नुकसान हुआ? जरा बताना, हाथ उठाओ, कितने दलित के बैंक थे? अगर लैंड रिफॉर्म हुआ, प्रीवी पर्स खत्म हुआ, तो कितने रजवाड़े आपके थे कि जिनका राजपाट खत्म हो गया? उससे आपको फायदा नहीं मिला। जीरो बैलेंस पे संजय जी बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? 300 रुपए में पढ़ते हम लोग, 1000 रुपए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। 1000 महीना में हॉस्टल भी, रहना भी या पढ़ना भी। मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे फ्री में पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे। ऐसा कैसा एहसान फरामोश हो सकता है जो आंख बंद कर ले सीधा? आज एक बच्चा का पढ़ने के लिए 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लग रहे हैं। पढ़ेंगे आप? मेरे पास रोज 5 फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। एक आदमी क्राउड फंडिंग करे, जिसको करोड़ों अरबों चंदा दिए, उससे जाके बोलो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। तो ये मैं आक्रोश में कह रहा हूं, ये आक्रोश में कह रहा हूं कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आप मत देखा कीजिए। तो सांपनाथ के जमाने में आपकी कोई जमींदारी थी, कोई बैंक था, कोई इंडस्ट्री था, कुछ था, पानी पीने के लिए था। उसी 40-50 साल में आपके दरवाजे पे हैंड पंप लगे। कोई राजा महाराजा नहीं था, सब 10वीं 12वीं पढ़ के नौकरी में आया। उसका बेटा आईएएस बना, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। और नागनाथ अभी जो बैठा हो ना, जिसको नागनाथ कर रहे हैं, पूरा निगल रहा है, निगल रहा है। ऐसे जो बना था मिडिल क्लास 40-50 साल में, उसको खत्म कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि इसी सरकारी स्कूल में पढ़ के ये सब हमारे जैसे लोग आंदोलन कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए पहले तो डिमोलिश करो। तो सांपनाथ, नागनाथ, एक और होता है अजगरनाथ। तो अजगरनाथ तो निगल ही गया, अब दलित के नाम पे वोट ले लिया, जाके आरएसएस बीजेपी में मिल गया। उससे जाके सवाल पूछो कि जब आरक्षण खत्म हो रही थी, जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे यूपीए 1 और 2 में, क्या अपने एक भी नेशनल पॉलिसी बनवाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की भलाई के लिए? ये बताइए। जो लोग उस समय सरकार में थे वो बताएं कि पिछड़े वर्ग को लिए फेलोशिप लिया कि नहीं, फॉरेन स्कॉलरशिप। ये सवाल नहीं पूछेंगे, अपने लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे। आपको जो मर्जी है करने के लिए आपको फ्री छोड़ दिया जाए, एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाने, हमें गुदगुदी वाला भाषण नहीं करना है। मुझे पता है बच्चे हमारे कॉलेज में एक सेमेस्टर के 35-40 हजार रुपया, किसी में 80 हजार रुपये लग रहे हैं। एक बच्चा को पढ़ने में दिल्ली का खर्च 15 से 20 हजार रुपये मिनिमम है। मेरे 4 भाई बहन पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे पिताजी क्लर्क थे, 1-1 हजार रुपये करके 4 भाई 3,000 4,000 में चारों पढ़ लिया। आज एक बच्चा भी, मेरे पिताजी आज होते तो एक बच्चा भी नहीं पढ़ा पाते दिल्ली में। यह कोई बहस का विषय नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ये जनरेशन स्वार्थी है, खाली अपने लिए सोचता है,
आपकी आने वाली पीढ़ियां जब एक्सपर्ट नहीं बनेंगी, पढ़े लिखेंगी नहीं, तो आप राजा बन लोगे। ऐसे ही राजा के पीछे पूरा विशाल थिंक टैंक होता है। वो थिंक टैंक है? कोई थिंक टैंक नहीं। बाबा साहब ने, मैं अब समय कम है नहीं तो मैं कुछ कोट्स करता हूं, मैं ढूंढ के लेके आया है ना, कि वो वही पूरी बात थी कि कहते थे महार खा गया। उन्होंने लिखा है कि महार जाति के ऊपर स्वार्थी होने का आरोप निराधार है, कि हमने जो भी लड़ा है, हमने हॉस्टल खोला है नासिक में, हमने बहिष्कृत हितकारिणी सभा खोली है, हॉस्टल खोला है कोल्हापुर में, उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मांग बच्चा को हमने गोद लिया है, और बच्चा मिलेगा तो मैं गोद लूंगा। आजकल बहुत हंगामा चल रहा है ना, चमार वर्सेस वाल्मीकि चल रहा है। मैं यहां घोषणा कर रहा हूं कि वाल्मीकि समुदाय का कोई बच्चा जो काबिल है और विदेश पढ़ने में, विदेश के किसी विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, उसको लाइए, उसके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे। आप लोग लड़ते रहो, लड़ते रहो। ये फंडामेंटल काम नहीं होगा। 10, 20, 50 इतना, कई लोग संगठन चलाता है, रिटायर्ड लोग हैं, बाबू लोग। अरे बाबा साहब ने तो 16, 19 को भेजा था इंग्लैंड में, वो सब जो है कहां गायब हो गए, धोखा दे दिया। तुमको पता है धोखा दिया क्या किया हो? सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है, सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है। उन्होंने क्या कहा? टेक्निकल एजुकेशन के लिए भेजा था, और उसमें बाबा साहब ने कहा है कि उसमें से ऐसे मिट्टी के बर्तन कुछ अधपके रह जाते हैं, उसी तरह से अधपके रह गए। उसमें से एक परिवार का मुझे पता लगा अमेरिका में है, और वहां जो भी जाता है अम्बेडकराइट उसका खर्चा पानी सब उठाता है, और बिना कुछ जाने हुए हवा में धोखा दे गए। अपना घर तो बना लिया। आप हर साल देखिएगा दिसंबर में मेला लगता है, पिकनिक मेला लगता है कहीं ना कहीं, है ना, पिकनिक मेला लगता है। आप लोग इतना पैसा लिए 10-10 बच्चा को पढ़ाते रहे। सरकार का भी काम है, लेकिन हमारा भी काम है। सरकार, कुछ एक नेता को मैंने सुना बोलते, अरे शिक्षा देना हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है। तो अच्छा तो है, सरकार विड्रॉ कर ली, अब तुमको चंदा देने वाला क्लास भी नहीं रहेगा। बाबा साहब, सरकार तो पढ़ा रही थी, लेकिन बाबा साहब ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला कि नहीं खोला? मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज खोला कि नहीं खोला? खोला ना। तो ऐसे लोगों के हाथ में आपका नेतृत्व है, आपका पैसा बर्बाद जा रहा, सब मिट्टी में मिल गया 40 साल में। एक स्कूल नहीं खोल पाए। नेता इलेक्शन में नहीं बनता, बीजेपी का नेता जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में बनता है। ये बात समझने की। बाबा साहब ने कहा ना कि ये गैर महारों का दुर्भाग्य है कि मेरे जैसा आदमी उनके समाज में पैदा नहीं हुआ। उन्हीं का स्टेटमेंट है, उन्हीं का स्टेटमेंट। तो हमें वो भी एक और बात करें, उसके साथ मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं। अंतिम लाइन में आपको कह रहा हूं कि इसमें पूरा उन्होंने क्रीमी लेयर पर भी बोल दिया कि लोग कहते हैं क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। एक एग्जाम्पल अपना दे रहे हैं कि मेरे चैम्बर के बगल में एक ब्राह्मण चाय पकौड़ी वाला था। जब तक उसको पता नहीं था कि मैं अस्पृश्य हूं, तब तक अपने प्लेट में चाय पकौड़ी दिलाता था, खिलाता था। और जब अखबार में फोटो छपी और पता लग गया कि मैं अस्पृश्य हूं, तो मुझे कांच के गिलास में चाय देने लगा। तो अंबेडकर के साथ हो सकता है अभी भी अस्पृश्यता जारी है, वो दिमाग में है। कह के नहीं होता है, कह के नहीं होता है। ऑफिस में आपका चेयर कहां लगेगा और कैसे लगेगा, कौन सा रूम आपको मिलेगा, कैडर में कहां आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये सब यहां लीला चलता रहता है, ये लीला चलता रहता है। डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम लाइन क्या क्या, मैं इस अपनी बात खत्म कह रहा हूं। कह रहे हैं वही गुस्सा जो मैं कह रहा हूं। मैं अंबेडकर पढ़ता हूं, इसलिए अंबेडकर बहुत गुस्सैल आदमी थे। उनको आक्रोश था कि कैसा समाज है जो विद्रोह नहीं कर रहा है, अमानवीय स्थिति में रह रहा 1000 साल से, लेकिन विद्रोह नहीं कर रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा है। कहते हैं कि अगर हमने आक्रामक रुख नहीं अपनाया तो हमारा टिके रहना मुश्किल है। आंदोलन कोई है, कोई बोट क्लब अब जाम हो रहा है, देश में कोई रैली निकल रही, नौकरी में हिस्सेदारी की बात हो रही है, कोई आक्रामक है? क्योंकि हमारे नेता आजकल, बहुत सारे नेता टिकाऊ नहीं बिकाऊ हो गए, तरह तरह के शिकंजे में फंसे हुए। आप एक बात याद रखिएगा, आदमी में एक स्वार्थ होता है एक अलग तरह का,
आप सब लोग भी उसी के पीछे भागेंगे। अभी एक एसएचओ साहब आ जाएंगे ना तो सलाम करने चले जाएंगे, एक मास्टर आएगा तो उसको नहीं पूछेगा। आप भी सत्ता के और पावर के पीछे भागते हैं, और इस बात को रूलिंग एलीट जानता है कि कितने में बिकोगे, बोलो। एमपी का टिकट चाहिए, लो। मिनिस्टर बनना है, लो। कितने पैसे चाहिए, लो। ऐसे लोग कभी आपका नेतृत्व नहीं ले सकते। वो कहीं ना कहीं आपको अजगरनाथ है, अजगरनाथ पेट में निगल लेगा। अब पता लगा कि आप खाली ढोलक बजाते रहो, मूर्ति में देखो, मूर्ति में पत्थर की खेती खाली करो। बाबा साहब अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, फूले के अनुयायी थे, उनको अपना गुरु मानते थे। कितनी मूर्तियां उन्होंने लगवाई, जरा बताइए मुझे कोई। नहीं मैं अंबेडकरवादी हो, काहे का अंबेडकरवादी हो? जो पढ़े अंबेडकर के उल्टा काम कर रहे हो, कह रहे हो कि व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए, अंबेडकर कह रहे थे, और आप वही पूजा कर रहे हो। अंबेडकर विचारों की खेती कर रहे थे, डायलॉग से, कम्युनिकेशन से, आर्गुमेंट से आपके लिए इतना कुछ दे के गए, और जो दे के गए उसको भी नहीं बचा पा रहे। आप पत्थर की खेती कर रहे हैं, इतना बड़ा ऊंचा फीट, उसमें सब ताली बजा रहा है ऐसे। यहां पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, यहां पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, अब पता लगा नीचे से स्कूल कॉलेज गायब कर दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हमारा दमन शोषण हो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि हमें गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। चूंकि मैं गुस्सैल आदमी हूं, बाबा साहब का बीड़ा चला कहता हूं, मैं अपने आप को अंबेडकरवादी नहीं कहता। कि अंबेडकरवादियों ने जितना नुकसान अंबेडकर का किया है ना, उतना किसी और ने नहीं किया है। और मुझे इन अंबेडकरवादियों ने फोर्स किया कि मैं अंबेडकर को पढ़ूं, और बगैर पढ़े हुए मैं बात नहीं करता। इस समाज में गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अपने बच्चों को तो इस घर में ही कायर बनाते हो, नहीं बनाते हैं? बेटा उससे झगड़ा मत करना, चुपचाप बस्ता लेके आना घर पे, किसी से बहस मत करना। तो जब पूरा जनरेशन कायर बनाओगे तो बहादुर कहां से लाओगे? हम अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते, हम खुद ही वैसा नहीं। हमको टक्कर लेना होता है तो अपने प्रिंसिपल से सबसे पहले वही लेते हैं टक्कर, भले इसका नुकसान जो करना, जो होना हो देखा जाएगा। क्योंकि बाबा साहब के अगर पूरे फिलॉसफी को एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं तो कहते हैं कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। पैसा ले लेगा बोला नीचे बैठो, पोस्ट ले लेगा बोला नीचे बैठो। हम जहां भी जाएंगे कांटों की तरह चुभते रहेंगे, क्योंकि हम सवाल भी उठाएंगे, आप गड़बड़ करोगे तो करारा जवाब भी देंगे। यह समझ। चलते चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, गौतम साहब थे, सूरज जी थे। सिर्फ 2 कम्युनिटी भारत में है जिसको किसी तरह का आरक्षण नहीं है, वो है दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन। इसको खाली रिजर्वेशन नहीं है, बाकी ब्राह्मण ओबीसी में भी है, शेड्यूल ट्राइब में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, जनरल में। उसी तरह से आप देख लो उठा के, ठाकुर भी कहीं ओबीसी में है, कहीं एसटी में है। बिहार में हमारे यहां ब्राह्मण ओबीसी में है, कुछ ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में भी। तो बेचारा इनका क्या कसूर है? जो दलित मुस्लिम सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई हुई, तो उसके लिए आंदोलन कौन करेगा? वो करेंगे नहीं। जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का, वही हर समय आंदोलन करता है। और ये अंबेडकर कह चुके हैं कि 80% महार है महाराष्ट्र में। अगर महार निकल गया इस आंदोलन से तो न धर्म परिवर्तन होगा, न आपको कोई अधिकार मिलेंगे। सरकार की यही साजिश है कि जो लोग लड़ सकता है, भिड़ सकता है, उसको साइडलाइन करके बैठा दो घर में। बाकी तो इन लोगों को तो देख ही लेंगे कितना क्या करना है। तो वही कह रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग जब निकल जाएंगे तब बाकी बचे लोग क्या कर सकेंगे? आज भी अपनी बात पर अमल करवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। समझिए 1927 में कर रहे हैं, आज भी जबकि यूनाइटेड है, अपनी बात मनवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तब भी हमारी बात किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो जब डोमिनेंट सेक्शन निकल जाएगा, जब सब लोग अभी मिल के लड़ रहे हैं,
तब तो आरक्षण बचा नहीं पा रहे हैं, निजीकरण से लड़ नहीं पा रहे हैं। जब खंड खंड में बट के आपस में लड़ोगे तो ज्यादा नहीं 10 साल, अभी मैं जीवित रहूंगा 20-25 साल, 10 साल इंतजार कर लो। ये जो सरकार सिस्टम चल रहा है ना, गले में सिर्फ टाई छोड़ेगा, बाकी कोट पैंट उतार देगा। इस बात को समझिए। शुक्रिया, जय भीम। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।